Let me record this video. अरे रिकॉर्डिंग तो शुरू हो जा भाई, ये भी नहीं हो रहा। चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई चलो ध्यान दो। रिएक्शन बाय रिएक्शन डिस्कशन करते जाएंगे। अगर आपको किसी का रिएजेंट याद नहीं होगा, टॉपिक का नाम हम बता देंगे, आप उसको नोट्स कॉपी में उठा करके देख सकते हैं, और नहीं तो कॉपी में लिखते चले जाते हैं। जब तक रिएक्शन याद नहीं होगा तब तक बार बार लिखने की कोशिश करो उसको। तो सबसे पहले वाले केस में ब्रोमीन के साथ H मतलब हेलोजनेशन का केस है। बेसिक केस है, अल्केन के ऊपर हेलोजन एक ही कार्बन है, इसका मतलब CH3 के ऊपर Br ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। ये जो कलर है ना, ये सही नहीं है, थोड़ा कुछ और ले लेना चाहिए। दिस वन इज गुड। ओके, तो ब्रोमिनेशन होगा, इसका मतलब CH3 के साथ Br ग्रुप का एडिशन कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो सिंपल केस है, मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम के साथ ड्राई ईथर, सोडियम के साथ ड्राई ईथर क्या करेगा? तो सोडियम के साथ ड्राई ईथर हम लोग वुर्ज रिएक्शन में यूज करते हैं, स्पेशली जब अल्काइल हाइड लेके चल रहे हैं। तो वुर्ज रिएक्शन का केस है। वुर्ज रिएक्शन के केस में ब्रोमीन हटेगा, रेडिकल बनेगा, ऐसे ही कार्बन चेन दोबारा रिपीट हो जाएगा। मतलब Q वाले पार्ट में CH3 के साथ CH3 इथेन का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके अगले वाले केस में Cl2 के साथ H दे रखा है वापस से। अगर Cl2 के साथ H मतलब फिर से हेलोजन का ही केस है, बस क्लोरीनेशन दे रखा, तो किसी एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। फिर उसके पास C4H9 दे रखा था, इसमें करेक्शन करा दिया था। C4H9 नॉर्मल अल्केन का केस लेके चल रहे हैं। अगर नॉर्मल अल्केन का केस लेके चलेंगे तो निगेटिव चार्ज बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पे ब्रोमीन दे रखा। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके सिंपल SN2 रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SN2 रिएक्शन आराम से कर सकता है। तो SN2 रिएक्शन करेगा मतलब 4 के कार्बन चेन में 2 का कार्बन चेन और ऐड हो जाएगा। तो 6 का कार्बन चेन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब हेक्सेन की बात कर रहे हैं। हेक्सेन के बाद Cr2O3 के साथ Al2O3, अच्छा Cr2O3 नहीं होता है, CrO3 होता है, V2O3 होता है बेसिकली। CrO3 के साथ Al2O3, उसके अलावा V2O3 के साथ Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। एरोमेटाइजेशन का केस है। जो हेक्सेन है ये अपने आप को सीधा साइक्लो हेक्सेन और उसमें डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेगा। बेंजीन के प्रिपरेशन का बहुत अच्छा मेथड है, क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी दे रखा है। हम लोगों ने इसको बेंजीन के प्रिपरेशन में पढ़ा है जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो उसमें लेफ्ट साइड में रिएक्शंस के लिस्ट में ये टॉपिक दे रखा होगा। ये तो हम लोग का बेंजीन हो गया। अच्छा, बेंजीन बनने का मतलब यहाँ पे AlCl3 दिया है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन दे रखा है T+W, और उसका रिएक्शन AlCl3 के साथ करा रहा है। तो फिर हम लोग को W भी निकालना पड़ेगा। तो चलो हम नीचे चलते हैं। प्रोपीन दे रखा। प्रोपीन में B2H6 के साथ THF दे रखा। सेकेंड स्टेप में H2O2 के साथ OH-। तो बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सवाल है। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सवाल है तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड को हटा के वहां पे OH लगाया करते हैं, लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव टाइप का एडिशन होता है। मतलब जहां पे कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल बाहर वाले पे कार्बोकेटायन है, तो जहां पे कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा उस कार्बन पे हम लोग OH का एडिशन करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर हम लोग KMnO4 के साथ H+ डाल रहे हैं। KMnO4 के साथ H+ इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिफाइड KMnO4 जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां तक का फॉर्मेशन करा सकता है। सो जिस कार्बन के ऊपर OH है, जो 1 डिग्री कार्बन है या 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके पहले स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये चीज हम लोग बहुत पहले भी सीख चुके हैं। तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा। मतलब V वाले पार्ट में हम लोग प्रोपेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग SOCl2 लेके चल रहे हैं। SOCl2 हम लोग दो जगह पे पढ़ते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन SN2 और एक डार्जन्स मेथड। तो डार्जन्स मेथड वाले पार्ट में हम लोग विदाउट मीडियम हीटिंग करते हैं। अगर अल्कोहल है तो वहां पे SNI मैकेनिज्म होता था, और अगर बेस मीडियम के साथ दे रहे हैं तो फिर अल्कोहल में SN2 मैकेनिज्म होता था। ऑल्दो यहाँ पे SN2 और SNI जैसा कोई चीज नहीं है, बस यहाँ पे OH हटेगा और OH की जगह पे Cl आ जाएगा। तो W वाले पार्ट में 3 का कार्बन चेन, और जहाँ पे OH ग्रुप है वहां पे क्लोरीन डाल सकते हैं।
सो एक तरफ से असाइल हैलाइड आ गया W और ऊपर की तरफ से बेंजीन आ रखा है। तो बेंजीन प्लस असाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अगर हम लोग अल्काइलेशन कराते हैं तब उस केस में अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं। अगर हम लोग असाइलेशन कराते हैं तो हम लोग असाइल हैलाइड लेके चल सकते हैं। प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन में सिंपली हम लोग ये चीज ध्यान रखा करते हैं कि हम लोग का जो कार्बन चेन कार्बोनिल कार्बन वाला है उसका हेलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और यही कार्बोकैटायन बेंजीन वाले के पार्ट के ऊपर अटैच हो जाएगा। मतलब बेंजीन के ऊपर हम लोग असाइलेशन का केस लेके चल रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सो एक्स वाले पार्ट में हम लोग अपने प्रोडक्ट में बेंजीन बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O अटैच हुआ और यहाँ पे 2 का कार्बन चेन लगा दिया। तो असाइलेशन का बेसिक केस था फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ZnHg के साथ HCl हम लोग सेकेंड स्टेप में यूज कर रहे हैं, मतलब क्लेमेंशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सब लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, रिडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं हम लोग को, उसके बिना ही ये काम कर चुके हैं हम लोग। सो क्लेमेंशन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को सीधा अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो हम लोगों का क्लेमेंशन रिडक्शन का पार्ट है उसमें सीधा कार्बन चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर प्रोपेन। अब यहाँ पे Y से Z बनाने बोला है और Y से कुछ सॉरी X से कुछ और भी बनाने बोला है, तो पहले Z वाले रास्ते पे चल लेता है। Y से हम लोग जब Z बनाएंगे, NBS दे रखा, नाइट्रोब्रोमोसक्सीनिमाइड, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन कराता है। मतलब बेंजीन जिस कार्बन पे है यहाँ से हम लोगों का 3 का कार्बन चेन अटैच्ड है, इस वाले पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराएगा। फिर अल्कोहलिक OH यूज कर रहे हैं। अल्कोहलिक OH में कौन सा रिएक्शन होता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, E2 एलिमिनेशन के थ्रू। E2 जिस कार्बन पे हैलोजन है वो हटेगा, उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। सो हैलोजन हटा, एक मिनट सॉरी, तो हैलोजन वाला पार्ट हटेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट हटेगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से अल्कीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट में बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पे C डबल बॉन्ड C, उसके जस्ट नीचे SO2Cl2 दिया है, जानबूझ के दिया है SO2Cl2। आप ये दोनों रिएक्टेंट देखो, ये दोनों पार्ट जानबूझ के दे रखा है ताकि दोनों रिएजेंट का डिफरेंस एग्जैक्टली आपको याद रहे। अगर हम लोग SOCl2 लेके चलते हैं तब इस केस में हम लोगों का हैलोजन का एडिशन होता है OH हटके, जबकि SO2Cl2 अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन कराता है। तो यहाँ पे बेंजीन से अटैच्ड कार्बन चेन ऑलरेडी दे रखा है, तो इस पोजीशन पे तो कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सबसे बाहर वाला ही कार्बन पे रेडिकल बन सकता है जो कि स्टेबल भी होगा। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से SO2Cl2 अलग है, वो भी क्लोरीनेशन कराता है, SO2Cl2 भी क्लोरीनेशन कराता है, लेकिन एक अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्लोरीनेशन कराता है और SOCl2 OH के जगह पे क्लोरीन ग्रुप लेके आता है। अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तब, अगर कीटोन ग्रुप रहा तब इस केस में फिर कार्बन पे 2 क्लोरीन ग्रुप आ जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो अपने प्रोडक्ट में हम लोग का जो बेंजीन रिंग है इसे C डबल बॉन्ड C अटैच्ड होगा और बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच होके आ जाएगा। फिर H2O के साथ रिएक्शन, H2O के साथ क्लोरीन ग्रुप दे रखा, बहुत ही स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है। सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन है, इसका मतलब सॉल्वोलिसिस रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, SM1 होगा। ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही अगर हम लोग H2O को ऐड करें तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कंसिडरेशन कि जैसा कंपाउंड है वैसा ही रहेगा, बस क्लोरीन के जगह पे H2O ऐड होके OH2 प्लस बनाएगा, फिर वहां से लास्ट स्टेप में H प्लस को हटा के हम लोग अल्कोहल OH बना सकते हैं। फिर उसके बाद PCC दे रखा, PCC क्या करेगा? सो PCC वाला पार्ट एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर वो कुछ ऊपर गलती लेके चल रहे, नहीं ठीक लेके चल रहा है, तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अल्कोहल वाले पार्ट को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। उसके आगे CH3MgBr, फिर उसके बाद PCl3, उसके बाद हम लोग AlCl3 लेके चल रहे हैं। CH3MgBr क्या करेगा? तो नॉर्मली CH3MgBr वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज को एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट पे रिएक्शन में लेके जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, वैसे ध्यान मत रखना, अभी के लिए बस हम एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं
अगर ये जो रिएक्शन है ये कॉपर क्लोराइड या कॉपर 2+ के प्रेजेंस में दे रखा होता तो 1,4 एडिशन कराते। बट अगर यहाँ पे सिंपली CH3MgBr दे रखा है तो जैसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोचेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोचने का मतलब कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, उसी के ऊपर रिएक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली CH3- इस कार्बन पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करेंगे और एक कार्बन चेन का एडिशन कराएंगे। सो अपने प्रोडक्ट E वाले पार्ट में हम लोग बेंजीन रिंग, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड C, यार वाइट ही कलर यूज कर लेते ज्यादा बेटर है। तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C के साथ जो बगल वाला कार्बन है इसके ऊपर हम लोग एक कार्बन का अटैचमेंट किया और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था इसको OH में कन्वर्ट कर दिया। ये हम लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है। फिर हम लोग PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। PCl3 क्या करेगा, तो जहां पे हम लोगों का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस कार्बन में OH के जगह पे वहां पे Cl ग्रुप लेकर के आ जाएगा। PCl3 PCl5 SOCl2 सब सिमिलर टाइप से OH को हटा करके क्लोरीन ग्रुप लेकर के आ सकते हैं। फिर हम लोग AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब जो कंपाउंड दे रखा उसी कंपाउंड में हम लोग AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे क्लोरीन हटेगा, AlCl3 में फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा। अल्काइलेशन वाले पार्ट का रिएजेंट आपको शायद याद होगा, बेंजीन का रिएक्शन RX के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ से X हटता है, कार्बोकेटायन बनता है और बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के विद इन अल्काइल हाइड है एंड मॉलिक्यूल के विद इन अल्काइल हाइड के होने पे AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। तो अपने प्रोडक्ट में जो क्लोरीन ग्रुप है ये हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में डाल सकते हैं। तो जिस कार्बन पे कार्बन चेन अटैच्ड है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अगर अटैच करें तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सो बेंजीन रिंग से अटैच्ड हम लोग के पास 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है, ये हम लोग कंसिडर किया जा सकता है। और डबल बॉन्ड हम लोग के बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पे होगा और जो 5वां कार्बन अटैच हुआ है उस पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मतलब अपने प्रोडक्ट में 5वें कार्बन की तरफ एक मिथाइल ग्रुप डाल सकते हैं। तो इधर कार्बन के जैसा दिखा लो या 5 मेंबर रिंग दिखा लो, अपनी मर्जी है। ऐसा कुछ 5 मेंबर रिंग टाइप्स, 5 मेंबर रिंग टाइप स्ट्रक्चर और इस पे एक मिथाइल ग्रुप आराम से अटैच कर सकते हैं। ये हम लोगों का, और बीच में एक डबल बॉन्ड है। ये हम लोगों का सबसे पहला केस निकल के आ गया, G तक का पार्ट। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अलग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, मतलब यहाँ तक रीजन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी स्टेप में। SO2Cl2 का एल्डिहाइड कीटोन से तब क्या बोले थे? SO2Cl2 का क्या? एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन। SO2Cl2 का एल्डिहाइड कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं है। SO2Cl2 बोल रहा है, SOCl2 बोल रहा है। नहीं वही जो आप बोले ना एल्डिहाइड के बेंजाइलिक पोजीशन पर क्लोरीनेशन होगा। तो उसमें SO2Cl2 कहाँ से एल्डिहाइड कीटोन से कहाँ से रिएक्शन कर जाएगा? अच्छा SOCl2 ही करता है। SO2Cl2 केवल अलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पे हैलोजिनेशन कराता है, SOCl2 OH के साथ रिएक्शन करता है। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ सर ए से बी में एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा? ए से ए टू बी। ए टू बी SO2Cl2। चलो ध्यान दो। तो SO2Cl2 जो है ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन कराता है, जैसे NBS है एग्जैक्ट वैसे ही ये भी कंपाउंड है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही करता है। तो जो बेंजीन का ग्रुप है इससे अटैच्ड अलाइलिक पोजीशन तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ने रखा, लेकिन इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड एक कार्बन का पोजीशन है जहाँ पे रेडिकल अगर बनेगा तो रेडिकल रेजोनेंस में आराम से जा सकता है, मतलब ये अलाइलिक भी है और बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो यहाँ का रेडिकल पे हैलोजिनेशन होगा, तो जो कार्बन चेन का पार्ट है इसी पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट वाले पार्ट में बेंजीन रिंग इसके साथ C डबल बॉन्ड C और बगल वाले कार्बन पे हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन हो जाएगा, ठीक है।
और सर कोई डाउट? हाँ, डी वाला स्टेप में अल्डिहाइड बनाने के बाद वहाँ OH कैसे हो गया ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा के? तो ग्रीनहार्ट से रेट करा के क्या बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? वही बना देंगे, जो बोलेगा वही बना देंगे इसको। क्या बनेगा वहाँ? MgBr रहेगा ना? बेंजीन तो रहेगा ना, हाँ रहेगा। या सी डबल बॉन्ड सी रहेगा ना, हाँ रहेगा। इसके आगे एक और कार्बन जो भी रहेगा ना। हाँ अब बताओ क्या बना है? अब वहाँ ऊपर में MgBr लिखिए। MgBr। हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ गया? वो तो CH3 के साथ चला गया ना वहाँ। 15 बार 16 बार तो बता ही चुके हैं, जहाँ तक हमको ध्यान है। 17वां बार बता दे रहे हैं। जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक। अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलता है ना। हाँ हाँ याद है। तो कार्बन पे कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसका मतलब कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो CH3 MgBr में CH3 माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है। MgBr में तो प्लस होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करके ऑक्सीजन पे लेके जाएंगे। तो अपने प्रोडक्ट में पीएच के साथ C डबल बॉन्ड C, इसके साथ कार्बन, इस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड किए CH3, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को वो माइनस MgBr में कन्वर्ट किए, फिर H प्लस को रिएक्शन में लेके गए। ऑक्सीजन और मेटल और नॉन मेटल का सारा बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन के ऊपर H का एडिशन हो जाएगा। याद आया कुछ? हाँ सर। ये तो घटिया सा लगेगा, पूछे उठा के पटक देंगे तुमको अब। दूध भरने। और कोई डाउट? थोड़ा ढंग का सवाल पूछे यार। वो ऑक्सीजन ही गायब कर दिया, बहुत बढ़िया, मजा ही लिया है एकदम। इसमें कोई डाउट नहीं है और चलो ठीक है। अब चलते हैं एक और पार्ट में। तो बेसिकली जो X वाला कंपाउंड है उसको याद रखते हैं थोड़ा। ये रिएक्शन किया KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4, सॉरी मतलब KMnO4 एसिडिफाइड या हॉट KMnO4। सो इस कंपाउंड का रिएक्शन हुआ है हॉट KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। अगर कभी भी बेंजीन से एसोसिएटेड कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और उसका अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हॉट KMnO4, हॉट K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं या ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सब कुछ हटके सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सारा चीज गायब हो जाएगा, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ऑक्सीडेशन में अलग से और भी सीखेंगे, उसमें कुछ केसेस हैं नैफ्थलीन के जो हम लोग सीख लेंगे, बट ये ध्यान रखना केवल एक केस में रिएक्शन नहीं होता है बेंजीन के ऊपर, अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इस केस में नो रिएक्शन। बट इसके अलावा कैसा भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, यहाँ पहला वाला आइटम कार्बन होना चाहिए, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो, मतलब बेंजोइक एसिड बनेगा। बट मान लेते हैं कि नहीं पता कि बेंजोइक एसिड बनेगा कि क्या बनेगा, मान लेते कि नहीं पता, तब इस केस में क्या करें? तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को देख के अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आंसर क्या है, स्पेशली सिक्वेंशियल रिएक्शन में, अगला रिएजेंट देखना तो भी कुछ गेस कर पाएंगे। NaOH के साथ CaO, ये कहाँ पे आता है? तो ये हम लोग का डी कार्बोक्सिलेशन के अलावा कहीं भी नहीं आता। इसका मतलब जो भी है तो डी कार्बोक्सिलेशन का ही केस। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 हट जाएगा। अगर CO2 हटेगा इसका मतलब सीधा बेंजीन रिंग बना सकता है। सो आई वाले ऑप्शन में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्ग HNO3 के साथ H2SO4 दे रखा, मतलब नाइट्रेटिंग एजेंट दे रखा है, बेसिकली नाइट्रेशन करा सकते हैं हम लोग। सो जब नाइट्रेशन कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद SN के साथ HCl दे रखा, SN के साथ HCl NO2 ग्रुप का रिडक्शन कराता है और एनिलीन का फॉर्मेशन करता है, मतलब K वाले ऑप्शन में NO2 हटेगा, उसके जगह पे NH2 आ जाएगा। फिर हम लोग NaNO2 के साथ HCl लेके चल रहे हैं। तो इसमें आगे के जो रिएक्शंस हो बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं जो प्रोडक्ट गेस करने पे मजबूर कर देगा। NaNO2 कहाँ पे आ सकता है? तो एनिलीन में ही आ सकता है, लाइक बेंजीन के ऊपर NH2 में ही आ सकता है। तो NH2 तो होना मस्ट कंडीशन है।
तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा N2+ एंड Cl-, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर NaOH का रिएक्शन कराए, फिर जिंक डस्ट दे दिया। अब जिंक डस्ट पूरे जिंदगी में एक ही जगह पड़ रखा है, फिनॉल के साथ रिएक्शन। तो NaOH जब डालेंगे इसका मतलब सीधा यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो L के बाद जो M है ये फिनॉल बन गया। फिनॉल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो फिर ये किसका खोपड़ी आ गया। तो फिनॉल के साथ अगर जिंक डस्ट का रिएक्शन कराते हैं मतलब फिर से बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और बेंजीन का रिएक्शन जब H2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, जब हाइड्रोजनेशन कराया जाता है किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो नॉर्मली हाइड्रोजन का एडिशन होता है, अल्कीन गायब होता है। लेकिन बेंजीन क्योंकि बहुत स्टेबल है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, 200-250 डिग्री सेल्सियस से हाइयर टेम्परेचर चाहिए होगा। और बेंजीन की जगह पर हम लोग साइक्लोहेक्सेन आराम से बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें रिडक्शन का एक रिएजेंट तो कवर हो गया, हाइड्रोजनेशन। इससे एसोसिएटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग अलग से पढ़ेंगे मैकेनिज्म वाली चीज से एसोसिएटेड। बट एटलीस्ट हाइड्रोजनेशन टॉपिक क्या होता है ये तो हम लोग सीख ही सकते हैं। सो बहुत सारे रिएजेंट्स ऐसे होंगे जो हम आपके सिक्वेंशियल रिएक्शन में डाल देंगे, आपको अपने आप उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। अच्छा, और मोस्टली उसमें यही करेंगे, सबसे लास्ट स्टेप में डालेंगे, ताकि अगर बीच का रिएक्शन ना भी बने, मतलब सिर्फ बन भी जाए तो लास्ट क्वेश्चन ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा सबसे लास्ट में एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल के रिड्यूसिंग एजेंट सारा का सारा रटवा देंगे आपसे। मोस्टली हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंशियल रिएक्शन में जितने भी रिएक्शंस हम लोग के एनसीईआरटी में है वो सारे के सारे रिएजेंट्स कवर हो जाए। जितने भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में सारे के सारे रिएजेंट्स कवर हो जाए। कोई भी रिएक्शन अगर छूटेगा तो हमको याद रहेगा कि सीक्वेंशियल रिएक्शन इसको नहीं डाला हुआ है। अगर आप सीक्वेंशियल रिएक्शन 3-4-5 बार प्रैक्टिस कर लो उतना ही मोर देन सफिशिएंट होगा रिएजेंट्स को याद करने के लिए। बाकी तो उसके अलावा हर एक रिएजेंट से स्पेसिफिक मैकेनिज्म ओरिएंटेड अगर बात करना है तब तो आपको हमेशा नोट्स कॉपी पलट के देखना पड़ेगा। मेंस में उतना रिगरसली नहीं चाहिए, बट एडवांस में हमेशा रिएजेंट स्पेसिफिक होके एकदम बिल्कुल टॉपिक से ओरिएंटेड होके ही काम करना पड़ता है हम लोग को। कोई डाउट किसी को नीचे के पोर्शन में तो पूछ सकता है, लाइक HIJ कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार वो H2O वाला बताइए ना, ऊपर जो बी पोर्शन, ये BCC, उसमें डबल बॉन्ड तोड़ के क्यों नहीं लगा वो? और लड़की नोट्स कॉपी उठा के देखो, उसमें अल्कीन में बता रखा है। अल्कीन के रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2O देखो और उसमें सबसे पहला लाइन पढ़ो, नोट्स कॉपी निकालो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें पहले हेलोजिनेशन होगा, दूसरा एडिशन ऑफ H2O होगा, उसका पहला लाइन पढ़ो, सबसे पहला लाइन। 93 पेज नंबर याद करके बैठ रही है। ठीक है, दिख गया। पढ़े मिला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+। यस सर, मिल गया। इससे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के सुनाओ थोड़ा। H plus of H2 is not electrophilic. Poor reaction, H plus is added as catalyst. ऐसे पढ़ेगी भी तुम, गजब नहीं कर रही है। बस और क्या पढ़ना है? इसमें कहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? यस, इसलिए ऑनलाइन क्लास हम लेना चाहते हैं, जिंदगी आसान हो जाता है एकदम। सारा कहानी यही है। सबसे पहला लाइन देखो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ H2। सबसे पहला लाइन, अल्कीन का रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, नो रिएक्शन। पहला लाइन ही यही है। तो उसके नीचे कुछ कुछ कहानी दे रखा है। H The plus electrophilic character of H in water is very poor. Therefore, direct addition on alkene will not take place. Rather, H plus is provided as a catalyst. वाटर का H plus बहुत एसिडिक नेचर का नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H plus के जैसा उसको ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए कैटलिस्ट तो अगर H plus होता तो उसको
फिर डबल बॉन्ड टूटता। होता तब तो बहुत कुछ करा देते, है नहीं ना। पेशेंट टू रिएक्शन, ठीक है। वैसे अच्छा सवाल है, लेकिन याद ध्यान रखने लायक सवाल है। तो हम उस सेंस में सवाल किए नहीं थे, बट अगर ये डिस्कशन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सर ये भी तो हो सकता है, उससे कम से कम जिंदगी में डाउट तो क्लियर आएगा। अल्कीन में H2O का एडिशन डायरेक्टली नहीं करा सकते। नाइस। और कुछ किसी को तकलीफ कहीं पे? सर KMnO4 में एसिडिक मीडियम दिया था, अगर अल्कलाइन मीडियम दिया रहता तो और कोल्ड दिया रहता तो? कोल्ड दिया रहता तो छोड़ देते वहीं पे सवाल। अल्कलाइन दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हीटिंग दे रखा होना चाहिए। अल्कलाइन में भी 1% डाइल्यूट अल्कलाइन दिया रहता तो छोड़ देते वहीं पे सवाल, आगे बढ़ जाते। और कुछ? सर हाँ, सर यहाँ पे इथेनोइक एसिड भी ना बनेगा? किसमें? X2H में इथेनोइक एसिड भी ना बनना चाहिए? X2H में इथेनोइक एसिड भी ना बनना चाहिए, देख लेते भैया। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O था, 2 कार्बन था प्लस। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही, दूसरे वाले कार्बन की तरफ से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो एक तो हम लोग को बेंजोइक एसिड मिलेगा और साथ ही साथ एक इथेनोइक एसिड भी मिल जाएगा। और मतलब क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी में फ्रेम किए थे, ऐसे क्लास में एक टॉपिक खत्म हुआ था तो बस सिक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ डाल दिया था जो मन में आया था। अगर चाहे तो इस क्वेश्चन को और बेटर बनाया जा सकता था, जहां जहां पे दो कार्बन चेन बन रहा है उसमें दोनों तरफ से रिएक्शन आगे बढ़ाया जा सकता था। बट एनीवे, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन में H में इथेनोइक एसिड होगा कि बेंजोइक एसिड होगा, ये डिसीजन मेकिंग कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन भी दोनों करेगा। बट उसके आगे का जो रिएक्शन है HNO3 के साथ H2SO4, ये तो नॉर्मल अल्केन नहीं करने वाला। एक ही चॉइस बच गया कि हम लोग को बेंजोइक एसिड लेके ही चलना पड़ेगा। बट एनीवे, थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। हाँ बोलो। NaOH प्लस CaO से मतलब नॉर्मल चेन भी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन जहाँ भी COH सब बढ़ जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन है, डेकार्बोक्सिलेशन है, बेंजीन का अलग से थोड़ा ना डीकार्बोक्सिलेशन है। Anything else? और कोई ज्ञान चाहिए किसी को? नहीं? कल फिर से दिन भर में मतलब मेरे पास फुर्सत है कल भी, तो कल भी खाली टाइम में बैठे बैठे सीक्वेंशियल रिएक्शन फ्रेम कर देंगे, नहीं तो आज ही सीक्वेंशियल रिएक्शन फ्रेम कर देंगे, कल के लिए भेज देंगे, ट्राई करके देखना उसको। और जैसे जैसे उसमें क्या फोटो बोल रहे मन से बोले यार, फोटो सर, फोटो कैसी फोटो? यस सर। करना क्या चाह रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है, लाइक पूछना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है? फोटो सर फोटो सर इसका सॉल्यूशंस का फोटो। तो वीडियो तो बनी है ना, देख लेना, उधर क्या दिक्कत है? सर देखना अच्छा, पड़ेगा। चलो ठीक है, इनका पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक। यस सर। बड़ा तकलीफ देता है सभी लोग। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने पीओसी वाले पार्ट पे। इसमें एक बार हम टॉपिक आपको दिखा देते हैं, क्या क्या चीजें मानी जाती है पीओसी में। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड मोनोहैलोजनेशन, ये दोनों टॉपिक बेसिकली हम लोग का डिस्कशन हो रखा होता है। हाइड्रोजनेशन जस्ट अभी बोला था, हाइड्रोजनेशन बहुत बेसिक केस है, और मोनोहैलोजनेशन में हम लोग हैलोजनेशन और मोनोहैलोजनेशन प्रोडक्ट की बात कर चुके थे, ये कितना हैलोजन ग्रुप कहाँ कहाँ अटैच होगा। ओजोलिसिस बहुत बेसिक रिएक्शन है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, उसमें डिपेंड करता है कि रिडक्टिव ओजोलिसिस की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें तो हम लोग ऑलरेडी सुने हुए हैं, अच्छे से सुने हुए हैं। टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन एंड अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिंदगी में जब शुरुआत हुआ था ऑर्गेनिक का, तब से लेके आज तक यही चला जा रहा है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने की जरूरत नहीं है। टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन, आपको याद होगा रिसेंटली सब लोगों को Na मेटल टेस्ट बताया था, जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो वहां पे H2 गैस लिबरेट होता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पे। ये हम लोग का डिस्कशन क्लोज हो रखा है। टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, सॉरी एल्कोहल्स में ल्यूकास टेस्ट, उसके अलावा फिनॉल, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट और लीवर में नाइट्रोसोस टेस्ट। ऑल्दो लीवर में नाइट्रोसोस टेस्ट अपने काम का नहीं रह गया है,
तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ही हम लोग मोस्टली लेके चलेंगे। नाइट्रो ग्रुप हम लोग नहीं पढ़ा करते हैं, अल्काइल हैलाइड भी नहीं पढ़ा करते हैं, तो इन दोनों को अभी के लिए रोक सकते हैं। इनके क्वेश्चंस को पहले रिएजेंट डिस्कस कर लेंगे तब बता देंगे, ऑल्दो ये दोनों ग्रुप उतने काम के नहीं होते हैं, बट बाकी दोनों तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसकी वजह से यहाँ दिख भी रहा होगा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, एनेमेटल टेस्ट, लुकास टेस्ट, तो मोस्टली हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं सब चीज़ों का, उसमें कुछ बचता नहीं है। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डिहाइड्स हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाए क्योंकि इसके रिएजेंट सब ऑक्सीडेशन में कवर होते हैं। टॉलेंस टेस्ट, फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, इसके अलावा शिफ्स रिएजेंट टेस्ट। ये 4 टेस्ट ऐसे हैं जो मेनली हम लोग यूज किया करते हैं, बट एक चीज आपको शायद याद होगा 2,4 DNP टेस्ट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, केवल एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन देता है। तो एल्डिहाइड कीटोन को अगर किसी और कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है तब हम लोग ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट आप लोगों को याद होगा सोडियम बाइसल्फाइड, इसका रिएक्शन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है और केवल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन पर रिएक्शन कर सकता है। सो एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करा सकते हैं जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। इनफैक्ट इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स के लिए यूज करना चाहिए प्रेफरेबली। और इसके अलावा एक हैलोफॉर्म रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये हम लोग के नेम रिएक्शन का सेकेंड रिएक्शन होगा, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 रिएजेंट्स अभी के लिए और हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये 4 चीजें हम लोग को 5 चीजें पढ़नी है। ये तीनों सिमिलर है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्स रिएजेंट बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। टॉलेंस थोड़ा सा यूनिक है, इसका अलग से डिस्कशन करेंगे। टेस्ट फॉर एसिड, एसिड का टेस्ट हम लोग सीख चुके हैं। एनेमेटल टेस्ट होगा और एक NaHCO3 टेस्ट है, क्योंकि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो बाइकार्बोनेट टेस्ट या फिर इफरवेसेंस टेस्ट भी उसको बोला करते हैं, ये हम लोग को सीखना होगा। ईस्टर का कोई टेस्ट ऐसा हम सुने नहीं है, ईस्टर खुद ही एक टेस्ट के जैसा है, फ्रूटी स्मेल का सब्सटेंस बनाता है। तो ईस्टर का आइडेंटिफिकेशन फ्रूटी स्मेल के सब्सटेंस से डायरेक्टली होगा, अदरवाइज और कोई टेस्ट हम नहीं सुने हैं। फिर एक अमाइड्स का नंबर आ गया, अमाइड्स वाले पार्ट में भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, जहां तक हमको ध्यान है एनेमेटल टेस्ट यूज कर सकते हैं। अमाइन के केस में टेस्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट और दूसरा सर जो टेस्ट है उससे स्पेसिफिक डिग्री पता चलेगा कि पूरा पता चल जाएगा कि मतलब ग्रुप ही कौन सा है? जैसे Depend लूकास करता है। टेस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो और इसमें भी कौन से फंक्शनल ग्रुप में हम लोग को डिग्री से मतलब है? अमाइड मतलब अमाइन का हो गया, टर्शियरी प्राइमरी भी तो होता है। अमाइन में तो हम लोग बता ही चुके हैं ना कि अगर हिंसबर रिएजेंट लेते तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों बना सकते हैं। हिंसबर में भी 1 डिग्री मतलब सवाल में पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। ठीक है सर। सवाल देखा ही नहीं आज तक जिंदगी में तुम? नहीं सिर्फ उसका देखे हैं, लूकास रिएजेंट वगैरह का देखे हैं। और लड़का तो इसीलिए हम सवाल दिखाने के लिए बैठे हैं, टेंशन मत लो। फिर इसके बाद टेस्ट फॉर अमाइंस, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सॉरी हिंसबर रिएजेंट टेस्ट और एक मस्टर्ड ऑयल टेस्ट था। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, 2 टेस्ट से अपना काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट है और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, लाजाइन मेथड, डिमास मेथड, याद रखा लाजाइन मेथड। उसके अलावा एक कैरियस मेथड है, यहाँ भी लाजाइन मेथड ही दे रखा। बेलेस्टाइन टेस्ट, ये अलग से एक टेस्ट चलता है। ये सब चीजें हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 10-10 मिनट का इंफॉर्मेशन है, 10-10 मिनट का छोटा छोटा लेक्चर है, हम आपको भेजते जाएंगे, एक एक करके टॉपिक सीखेंगे। बट ये नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग क्वालिटेटिव में ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कंपाउंड है C4H8N। अब मान लो कि इस कंपाउंड का हम लोगों को पता करना है कि कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बस एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है, तब उस केस में लाजाइन मेथड, डिमास मेथड, इस तरह के हम लोग टेस्ट की बात कर रहे होते हैं। और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें बेसिकली हम लोग का कैरियस मेथड, डिमास मेथड, इस तरह कुछ जिडाल्स मेथड आता है। 5 मेथड है बेसिकली, इसको हम लोग अलग से डिस्कस किया करते हैं। तो ये पार्ट थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का एस्पेक्ट है, इसको आप लोग मोल कंसेप्ट में भी सीख सकते हैं, मोल कंसेप्ट का ही टॉपिक है बेसिकली, बस थोड़े थोड़े नाम के साथ। बट अदरवाइज ऊपर के सारे टेस्ट हम लोग नॉर्मली सीख चुके हैं, 4-5 चीजों को छोड़ के। एक ये पार्ट, और इसमें अल्कीन का नाम दिखा भी नहीं मेरे को, अल्कीन का नाम होना चाहिए था, इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट आता है। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसोसिएटेड है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। जब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो उसमें रिएजेंट आ जाएगा बेयर्स रिएजेंट।
उसको भी एज अ टेस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट का जो कलर है वो पहले पर्पल होता है और जब रिएक्शन कर जाता है अल्कीन अल्काइन के साथ तो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्कीन अल्काइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी यूज किया करते हैं। अनसैचुरेशन में कहीं होगा, बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो निकाल सकते हैं, बट अनसैचुरेशन का मतलब अल्कीन या फिर अल्काइन का आइडेंटिफिकेशन इसकी बात कर रहा है। सो इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट या बेयर्स रिएजेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं। ये पार्ट हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा प्रेफर करते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। मोस्टली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़े हैं इसीलिए टोलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बचा है, नेम रिएक्शन नहीं पढ़ रखे इसलिए हम लोगों का हैलोफॉर्म रिएक्शन बाकी रह गया है। बाकी सारा का सारा चीज हम लोग क्लास में अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कशन कर चुके थे, बस यहाँ पे कंसोलिडेशन है। जैसे पहला क्वेश्चन, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हाउ मेनी अल्कीन्स विल गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सा चीज है, 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर पता चल गया तो आगे सोच सकते हैं। 4 का कार्बन चेन, 2 पे मिथाइल, कहाँ कहाँ पे अल्कीन हो ताकि हम लोग हाइड्रोजनेशन कराए तो हम लोग के प्रोडक्ट मिल जाए। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बना सकते हैं हम लोग, एक यहाँ बना सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी, ऊपर में डबल बॉन्ड बनाओ सेम ही रहेगा, तो अगला डबल बॉन्ड ये पॉसिबिलिटी, और उसके अगला डबल बॉन्ड एक ये भी पॉसिबिलिटी ले सकता है। सो इन तीनों का अगर हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब टोटल 3 अल्कीन बनाया जा सकता है। इस तरह के केसेस अभी छोटे से है कि कितने हम लोग अल्कीन लेके चले ताकि ये प्रोडक्ट बनेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन में। मतलब जब एडवांस क्वेश्चन में जाओ तो यही सब स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि एक अननोन कंपाउंड है या अननोन अल्कीन है जिसके हाइड्रोजनेशन पे ये मिल रहा, फिर उसके बारे में मल्टीपल प्रॉपर्टी देगा, पता करो कि कौन सा अल्कीन है। तो अपने पास 3 अल्कीन की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फर्दर जो रिएक्शंस होंगे उन सारे रिएक्शंस के बेसिस पे धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बीच वाला ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसी चीज को हम लोग एडवांस का टॉपिक बोल दिया करते हैं, उससे क्वेश्चन बोल दिया करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इजी है, आगे बढ़ता है। हाउ मेनी आइसोमरिक अल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपको जो जो क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए बोल रहे हैं सबको ट्राई करते जाना है, मतलब A1 A2, और जो क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर देंगे उसको भी घर पे एक बार ट्राई करना। ये नहीं कि बस अतुल सर बना दिए तो काम चल गया, आपको पूरे बुकलेट के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको लाइटली मत लेना। अगर अभी भी आप लाइटली ले रहे हैं फिर पूरा लाइटली लो, बोर्ड का तैयारी कर लो। सब लोग IIT NIT चला जाएगा तो फिर बात ही क्या है, फिर तो बाकी कॉलेज से कैसे काम चलेगा, उनका भी चलाना है ना अपने को। A cycloalkane having molecular mass 84 and 4 secondary carbon atoms, 4 secondary carbon atom है, मतलब 2 डिग्री कार्बन है, will form 4 monochloro structure isomer on chlorination। ठीक है, पहले तो मॉलिक्यूलर मास 84 दे रखा और साइक्लोअल्केन दिया है। साइक्लोअल्केन मतलब पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं, 1 तो होना चाहिए क्योंकि साइक्लो और अल्केन दिया, एक ही डबल बॉन्ड, तो एक ही रिंग रहेगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है मतलब अल्कीन टाइप का फॉर्मूला है CnH2n लेके चल सकते हैं, जितना भी कार्बन है। अब जैसे मान लो 13 कार्बन लेते हैं तो 13 बोल रहे हैं, 12 चक 72, 7 कार्बन लेते हैं तो 7 कार्बन में तो 84 तो कार्बन का ही मास हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 6 कार्बन लेते हैं, इसका मतलब 72 मास कार्बन की तरफ से आएगा। अब बाकी बचा हम लोग के पास 12, तो अगर कार्बन 6 ले रहे हैं, अल्कीन के हिसाब से हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। कार्बन की तरफ से 72 मास आ गया और हाइड्रोजन की तरफ से लोग को 12 मिल गया मास। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो गेस कर लिया हम लोग, C6H12। अब अगला पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि इसमें 4 सेकेंडरी कार्बन है, 4 ही सेकेंडरी कार्बन होने चाहिए। मतलब अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन बनाए तो इसमें 6 सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, हर एक कार्बन ही सेकेंडरी है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन तो नहीं हो सकता। 5 मेंबर रिंग बना के देखते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के बाद एक ही ऑप्शन है 5 मेंबर रिंग। बट इस केस में अगर कंसिडर करें तो एक 1 डिग्री कार्बन है, एक 3 डिग्री कार्बन है, बाकी चारों के चारों कार्बन 2 डिग्री है। इसका मतलब यही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। नहीं तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं 3 डिग्री वाले, मतलब से मिथाइल ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन लेके देखते हैं तो इस केस में हम लोग के पास एक इथाइल ग्रुप लग सकता है, ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। सो ब्यूटेन में अगर इथाइल ग्रुप लेके चलते हैं तो एक 1 डिग्री हो गया, एक 3 डिग्री हो गया, और उसके अलावा 2 डिग्री वाले पार्ट फिर से 4 निकल के आ गए, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर मान लो
मीथेन का 2 स्ट्रक्चर ले लेता है ऐसा, तो इसमें 2 डिग्री वाला पार्ट 3 ही आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको रिजेक्ट कर दिए। फिर अगर मान लो मीथेन में मतलब साइक्लोहेक्सेन में 2 जगह पे मीथेन ले लें, फिर से इस केस में 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला 2 हो गया, 3 डिग्री वाला, इस केस में भी 2 डिग्री निकल के नहीं आ रहा, मतलब ये तो आंसर अब नहीं हो सकता। 3 डिग्री कार्बन की बात करते हैं, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप डालना पड़ेगा। सो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये भी ऑप्शन दे रहा है हम लोगों को। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहां पे 4 2 डिग्री कार्बन निकल के आ रहा। लेकिन अब अगले वाले पार्ट में चलते हैं, अब यही 3 पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, क्योंकि जैसे आप 3 मेंबर रिंग में फर्दर जाएंगे तो उस केस में डिग्री डिस्टर्ब होगा। विल फॉर्म 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर ऑन क्लोरीनेशन, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनना चाहिए। 4 कहाँ से बनेगा भाई? तो पहले वाले केस की बात करते हैं, 5 मेंबर रिंग। इस केस में हम लोगों का एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहला, थोड़ा बड़ा लेते हैं ये, एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहला, एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दूसरा, ये दोनों कार्बन एग्जैक्टली सेम है तो कोई तीसरा जगह पे ले सकते हैं तीसरा, और नीचे का भी दोनों कार्बन सेम है तो यहाँ चौथा। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बन रहा है। ऑल दो स्टीरियो केमिस्ट्री पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, तो सारे ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर बोला, मतलब ये ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 4 प्रोडक्ट बन रहा है, बट स्टिल बाकी को भी चेक करके देखते हैं। दूसरे वाले केस में ये पहले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगेगा, ये रिंग की बात कर रहे हैं, ये दूसरे वाले पे लगेगा, ये तीसरे वाले पे लगेगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में सेम है, ये चौथा हो गया, और सबसे लास्ट पे 5वां, मतलब यहाँ 5 स्ट्रक्चर आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। इसके अलावा 3 वाले कार्बन चेन की बात कर लेते हैं। तो 3 वाले कार्बन चेन में ये कार्बन होगा यूनिक, ये भी एक कार्बन होगा यूनिक, तीसरा कार्बन यूनिक, चौथा कार्बन यूनिक, 5वां, मतलब 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। सो अपना 5 मेंबर रिंग ही आंसर निकल के आ जाएगा। सो पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सोचा साइक्लोअल्केन का, उसके हिसाब से कितने कार्बन है ये सोचा, उसके हिसाब से कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें 4 2 डिग्री कार्बन है ये सोचा, तो उसमें 3 आंसर्स आए। फिर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट में केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा, जब ये बनाना शुरू किया तो उसके हिसाब से केवल एक आंसर डबल डाउन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। सो अभी मेरा एक मीटिंग है 10 बजे से, तो अभी हम ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे। इसमें A3 बता तो चुके हैं, बट A3 और A4 ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग फिर से ट्राई कर लेना। इसके अलावा ओजोनलिसिस बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, B1 और B2 ये दोनों भी आप लोग ट्राई कर लेंगे। नीचे एक और चीज देख लेते हैं, टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन C1 C2 ठीक है। तो अभी A1 मतलब एक्सरसाइज A, एक्सरसाइज B, C1 C2 बना लेना, और उसके अलावा आगे की भी एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेक्शन A पूरा बना लेना है, मतलब इसका जो पार्ट 2 है उसमें सेक्शन A पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 8 क्वेश्चन। ओजोनलिसिस सेक्शन B पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओजोनलिसिस में मेरे पास बताने का कुछ नहीं है, सारी चीजें बता चुके। एक मैकेनिज्म बताने की चीजें हैं वो ऑक्सीडेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैकेनिज्म आज तक कभी ना पूछा है ना कभी पूछना चाहिए, मेरा बस मन करता है कि हम बताते हैं। वो जिंदगी में एक ऐसा चीज सीखे जो हमको बहुत मजा आता है, लाइक इतना खतरनाक टाइप का कोई चीज हो सकता है क्या, तो इसलिए हम उसको बता दिया करते हैं, लेकिन काम का नहीं है। तो पार्ट 2 में A1 A2 पूरा मतलब सेक्शन A सेक्शन B पूरा कंप्लीट करना है, और पार्ट 1 में भी सेक्शन A भी पूरा कंप्लीट करना है, और C1 C2 भी सॉल्व कर लेना है। कितने क्वेश्चन तो आप लोग POC में सॉल्व कर लो। रिएक्शन मैकेनिज्म के बुकलेट में कल से हम होमवर्क देना शुरू करेंगे। आज आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ चीजें बताई थी, कल फिर से सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ चीजें बताएंगे। कल बुकलेट में होमवर्क मार्क करवाना शुरू कर देंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी बुकलेट का पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म, एरोमेटिक कार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अमाइन, जितने भी बुकलेट्स हैं हर एक बुकलेट का एक एक क्वेश्चन, और POC। GOC और आइसोमरिज्म नहीं करेंगे, वो मान के चल रहे को आपको आता है, अगर आपको करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे क्वेश्चंस और रिडक्शन ऑक्सीडेशन उसी में इंक्लूडेड है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लिया करेंगे।
इससे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क ट्राई करके आना, और इतना होमवर्क कर लेना भाई। होमवर्क तो क्या, ये तो अब तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम वो करना चाहिए, अभी भी नहीं करेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आज के लिए क्लास यहीं पेंड करते हैं, ज्यादा सर ये लंबा बुकलेट बस शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, भेज देते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय सर। बाय बाय।